हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम का मॉक टेस्ट का यूनिट 12 जो कि क्रेडिट रिस्क के ऊपर है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, सिस्टेमैटिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, कंट्री रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। इनमें से कौन सा जो है वो क्रेडिट रिस्क नहीं है? तो फ्रेंड ये देखिए क्रेडिट रिस्क का जो चार्ट बुक में दिया हुआ है। क्रेडिट रिस्क में पोर्टफोलियो रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, और अदर में कंट्री रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, सिस्टेमिक रिस्क या इंट्रिंसिक रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क में डिफॉल्ट रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। तो यहाँ पे जितने भी ये रिस्क है फ्रेंड, ये सारे के सारे जो है ये क्रेडिट रिस्क के ही टाइप है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट अ टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट पोर्टफोलियो रिस्क हैज टू कंपोनेंट, concentration risk and intrinsic risk, default risk and credit spread risk or downgrade risk, default risk and concentration risk, default risk and intrinsic risk। तो फ्रेंड जो क्रेडिट पोर्टफोलियो रिस्क है इसके दो पार्ट है, पहला है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और दूसरा सिस्टमैटिक रिस्क या इंट्रिंसिक रिस्क। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड इंट्रिंसिक रिस्क। Next question है the transaction in which the financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of loan asset is called factoring, takeout financing, forfeiting या securitization। तो फ्रेंड जो सिक्योरिटाइजेशन होता है उसमें फिनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिक्योरिटाइजेशन द ट्रांसफर्स द रिस्क टू, सिक्योरिटाइजेशन में जो रिस्क होता है वो किससे किस पे ट्रांसफर किया जाता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल से इन्वेस्टर्स, ओरिजिनेटिंग बैंक से स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल से ओरिजिनेटिंग बैंक या ओरिजिनेटिंग बैंक से इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड देखिए बुक में दिया हुआ है कि ओरिजिनेटिंग बैंक ट्रांसफर्स क्रेडिट रिस्क टू द इन्वेस्टर्स। हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ओरिजिनेटिंग बैंक टू इन्वेस्टर्स। Next question is certain activities are exposed to a type of risk which are basic to the economy in which the activity is operating. In credit risk, such risk is called systematic risk or intrinsic risk, default risk या concentration risk, credit risk, spread risk या downgrade risk। तो friends certain activities are exposed to a type of risk which are basic to the economy in which the activity is operating. इन क्रेडिट रिस्क सच रिस्क इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इस तरीके के रिस्क को जहां पे कि किसी एक इकोनॉमी को बेस करके कोई अगर रिस्क क्रिएट हो कि अगर वो फेल हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिस्टेमिक रिस्क या इंट्रिंसिक रिस्क कहते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन है, सिस्टेमैटिक रिस्क और इंट्रिंसिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक हैज फाउंड द होम लोन पोर्टफोलियो वेरी remunerative and has granted a major chunk of its loan to the home loan portfolio. As part of the credit risk, the bank is exposed to। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक ने जो है एक ही तरह का जो होम लोन पोर्टफोलियो है वहां पे जो है बहुत सारे लोन दे दिए हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क बैंक को फेस करना पड़ सकता है वो कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क बैंक को फेस करना होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्योंकि वो किसी एक टाइप के पोर्टफोलियो में जो है इन्वेस्ट कर रही है। तो ये जो रिस्क हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क इन क्रेडिट रिस्क? डिफॉल्ट रिस्क एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड इंट्रिंसिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड इंट्रिंसिक रिस्क। ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क इन क्रेडिट रिस्क। तो फ्रेंड देखिए ये ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क है, इसमें डिफॉल्ट रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क जो है वो उसका पार्ट है। तो डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ लोन अकाउंट? It can be fairly predicted whether the borrower would definitely honor its financial commitment in future to the rest of the world. Account does not turn out to be bad loan. It can be fairly predicted whether the borrower would have the capacity
capability to honor its financial commitment in future to the rest of the world या all of the above। तो फ्रेंड्स देखिए बुक में दे रहा है कि इट प्रेडिक्ट वेदर द बोरोवर वुड हैव द कैपेबिलिटी टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट इन फ्यूचर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोरोवर की कैपेबिलिटी को देखना है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, it can be fairly predicted whether the borrower would have the capability to honor its financial commitment in future to the rest of the world। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट लिंक नोट और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर used in which of the following type of securitization? mortgage based securitization, traditional securitization, synthetic securitization या assets backed securitization। फ्रेंड में बुक में दिया हुआ है कि a synthetic securitization is a structure with at least two different stratified risk position or tranches that reflect different degree of credit risk where credit risk of an underlying pool of exposure is transferred in whole or in part through the use of funded। तो इसका जो एग्जांपल है फंडेड होने से क्रेडिट लिंक नोट और अनफंडेड होने से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये दोनों किस तरह के सिक्योरिटाइजेशन है? सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन इज कैरिड नॉर्मली थ्रू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द स्पेशल पर्पस व्हीकल, द ओरिजिनेटिंग बैंक, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड हमने देखा था कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमेशा ही स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू होता है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, द स्पेशल पर्पस व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंक हैज 1000 borrower rated in category B in the beginning of the year. The past record of the bank shows that generally loan account of 2% borrowers become difficult of recovery from this group and 1% account have the tendency to be upgraded to BB category. How many accounts are likely to be there in this category at the end of the year? तो फ्रेंड्स बी कैटेगरी में 1000 बोरोवर है जिसमें से 2% जो है वो डिफिकल्ट टू रिकवरी यानी कि बैड लोन्स में चले गए हैं और 1% जो है वो बीबी कैटेगरी में अपग्रेड हो गए, यानी कि टोटल जो है 3% इस कैटेगरी से निकल गए हैं। तो 1000 में से 3% हम लोग माइनस करेंगे या इसका 97% लेंगे। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, 970। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट रिस्क हैज टू कंपोनेंट्स नेमली डिफॉल्ट रिस्क एंड इंट्रिंसिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड कंसंट्रेशन रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क एंड इंट्रिंसिक रिस्क। तो फिर डिफॉल्ट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क जो है ये इसका पार्ट है। डिफॉल्ट रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। हाँ ये वाला आंसर होगा फ्रेंड हमारा, नहीं सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट डेरिवेटिव्स ट्रांसफर द विदाउट ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट देमसेल्फ फ्रॉम द बुक ऑफ द ओरिजिनेटर, लोन सिक्योरिटी, क्रेडिट एसेट, ओनरशिप राइट, रिस्क इन क्रेडिट एसेट। क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है वो विदाउट ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट देमसेल्फ फ्रॉम द बुक ऑफ द ओरिजिनेटर, तो वो इनमें से कौन सा करेगा? लोन सिक्योरिटी करेगा, क्रेडिट एसेट करेगा, ओनरशिप राइट या रिस्क इन क्रेडिट। यहाँ पे फ्रेंड ट्रांसफर द कुछ ब्लैंक स्पेस होना चाहिए क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा चीज है जो कि विदाउट ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट जो है देमसेल्फ फ्रॉम द बुक ऑफ द ओरिजिनेटर क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ फ्रेंड्स ट्रांसफर ऑफ रिस्क in a credit asset or credit portfolio without necessarily transferring the underlying asset from the book of originator. Here our answer is risk in credit asset. Option D is the correct answer. Next question है International Swaps and Derivatives Association has defined the credit events to include which of the following? Bankruptcy, obligation acceleration, obligation default, failure to pay, repudiation or moratorium या restructuring। फ्रेंड देखिए बुक में दिया हुआ है कि ISDA has also defined credit events to include 6 events, namely bankruptcy, obligation acceleration, obligation default, failure to pay,
repudiation or moratorium, and restructuring. So here our answer is option A, 1 to 6 all. Next question है, which of the following statement in the context of credit derivatives transactions does not match? In a physical settlement, the protection seller delivers the par value and interest to the protection buyer. In a physical settlement, the protection buyer delivers the reference asset to protection seller. In a cash settlement, the protection seller pays the loss suffered to the protection buyer. The settlement can be a physical settlement or cash settlement. तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स का इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रेडिट डेरिवेटिव्स में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि फिजिकल सेटलमेंट में, अंडर अ फिजिकल सेटलमेंट द प्रोटेक्शन बायर delivers the reference asset to the protection seller and in return the protection seller the par value plus accrued interest of the reference asset. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोटेक्शन बायर है वो डिलीवर कर रहा है प्रोटेक्शन सेलर को और उसके रिटर्न में प्रोटेक्शन सेलर जो है वो वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट उस एसेट के रेफरेंस में उसको पे कर रहा है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रोटेक्शन सेलर डिलीवर्स द पार वैल्यू एंड इंटरेस्ट टू द प्रोटेक्शन बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोटेक्शन सेलर इन क्रेडिट डेरिवेटिव्स? स्पेक्यूलेशन, relief in regulatory capital required for credit asset, yield enhancement, arbitrage in case the credit derivatives instruments are inefficiently priced. तो फ्रेंड देखिए, मोटिव्स फॉर प्रोटेक्शन सेलर क्या क्या है? यील्ड एनहांसमेंट, स्पेक्यूलेशन, आर्बिट्रेज इन केस द क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर इनएफिशिएंटली प्राइस्ड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, हेजिंग यूज्ड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस. तो हियर आवर आंसर इज रिलीफ इन रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट एसेट. ये जो है ये प्रोटेक्शन सेलर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये प्रोटेक्शन बायर का ऑब्जेक्टिव है. Which of the following is not a purpose of the protection buyer which is served by a credit derivatives? Better portfolio management by reducing the concentration in market, transfer of credit risk without transfer of credit asset, hedging against credit risk, diversification of credit risk. तो फ्रेंड देखिए, बुक में दिया हुआ है कि जो प्रोटेक्शन बायर है, ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क विदाउट ट्रांसफरिंग द क्रेडिट एसेट, हेजिंग against credit risk, relief in regulatory capital required for credit asset which can be used for further business purpose, better portfolio management by reducing concentration in market diversification. तो here our answer is diversification of credit risk. ये जो है प्रोटेक्शन बायर का काम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ क्रेडिट लिंक नोट इज नॉट करेक्ट? These are generally off-balance sheet item. None of the above. CLN convert the credit derivatives into a capital market instrument. Credit linked note are on-balance sheet equivalent of a credit default swap. फ्रेंड्स ये जो है ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे ये आ गया है और इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा दीज आर जनरली ऑफ बैलेंस शीट आइटम, क्योंकि जो क्रेडिट लिंक नोट होता है वो ऑन बैलेंस शीट आइटम होता है और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो होता है वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है. तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दीज आर जनरली ऑफ बैलेंस शीट आइटम. ये जो है वो क्रेडिट लिंक नोट्स के बारे में सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट लिंक नोट्स और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन, एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन है जिसमें कि क्रेडिट लिंक नोट और क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये यूज किया जाता है. तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन. Next question है, the credit quality of credit portfolio of a bank branch has shown deterioration. Which risk has arisen?
क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, बेसिस रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क या पोर्टफोलियो रिस्क। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या डाउनग्रेड रिस्क में दिया हुआ है कि इफ अ बोरोवर डज नॉट डिफॉल्ट देयर इज स्टिल रिस्क ड्यू टू वर्जनिंग इन क्रेडिट क्वालिटी। तो ये हमारा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होगा। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्शन इन सिक्योरिटाइजेशन दैट परमिट्स द सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर टू बी कॉल्ड बिफोर ऑल ऑफ द अंडरलाइंग एक्सपोजर और सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स हैव बीन रीपेड इज कॉल्ड क्लीनअप कॉल, क्रेडिट इनहेंसमेंट, प्रोटेक्शन या सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जहां पे कि ये परमिशन हो जाता है, परमिशन होता है कि जो भी सिक्योरिटाइजेशन का जो एक्सपोजर है उसको मतलब जो रीपेड होने वाला है उसके पहले भी आप कॉल ऑफ कर सकते हैं। तो उसको उस तरीके के सिक्योरिटाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर टू बी कॉल्ड बिफोर ऑल ऑफ द अंडरलाइंग एक्सपोजर और सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर हैव बीन रीपेड, यानी कि रीपेड होने के पहले उसको कॉल किया जा सकता है। A clean call-up is an option that permits the securitization exposure to be called before all of the underlying exposure or securitization exposure have been repaid. Here our answer is option A, clean-up call. Next question है transaction in which the credit hazer, the protection buyer, pays a periodic premium to the investor यानी कि protection seller in return for protection against a credit event experience on a reference obligation is called टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन, क्रेडिट लिंक नोट या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट एजर यानी कि प्रोटेक्शन बायर जो है वो एक पीरियोडिक प्रीमियम जो है पे करता है प्रोटेक्शन सेलर को जो कि इन्वेस्टर है, और इसके बदले में जो है वो उसको क्रेडिट इवेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि क्रेडिट लिंक नोट या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है उसमें प्रोटेक्शन सेलर जो है उसको एक प्रीमियम पे करना होता है, पे रेगुलर प्रीमियम टू द पीएस इन द इंस्टेंस ऑफ अ क्रेडिट इवेंट टेकिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑब्लिगेशन। हियर आवर आंसर इज पीरियोडिक प्रीमियम टू द इन्वेस्टर। यहाँ पे फ्रेंड ये तो आंसर दोनों ही होना चाहिए, क्रेडिट लिंक नोट या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि अंडर ए सीडी ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन बायर no credit derivative transaction protection buyer generally the originator of credit asset enter into an agreement with the protection seller whereby the protection buyer transfers credit risk with reference to a notional value of the reference obligation to the protection seller by agreeing to pay regular premium to the protection seller in the instance of a credit event taking place with respect to the reference obligation. There is a settlement between them whereby the protection seller compensates the protection buyer for the losses incurred as a result of the event. फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपको जो है नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी वहां पे मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये मुझे और भी ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट लिंक नोट और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर अ क्रेडिट डेरिवेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डज नॉट मैच द डिफॉल्ट और रिपेमेंट और delinquencies etc are called credit event. The party that provides the protection from risk is called protection seller. The originator of credit asset bank is called protection provider. The loan assets which become the base for credit derivatives are called reference obligation. तो फ्रेंड इसमें जो ओरिजिनेटर होता है क्रेडिट एसेट्स जिसको कि हम लोग बैंक कहते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइडर नहीं होता है, क्योंकि बैंक यहाँ पे प्रोटेक्शन लेता है, प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश रिप्रेजेंट एन ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट सच एज अ लोन और बॉन्ड, क्रेडिट लिंक नोट, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो फ्रेंड देखिए अ टोटल रिटर्न स्वैप रिप्रेजेंट एन ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट।
तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी टोटल रिटर्न स्वैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the credit risk from assets such as loans, bonds, financial lease etc is unbundled into a commodity and traded in the market separately, these are called सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव, क्रेडिट इनहेंसमेंट या कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्रेडिट डेरिवेटिव्स कहते हैं क्योंकि when credit risk from such assets are unbundled into a commodity and traded in the market separately, they are regarded as credit derivatives. Your answer is option B, credit derivatives. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटाइज्ड पूल्स ऑफ कमर्शियल लोन्स आर कॉल्ड। सिक्योरिटाइज्ड पूल्स ऑफ कमर्शियल लोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट डेरिवेटिव, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन या क्रेडिट इनहेंसमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन क्योंकि कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट एक्सपोजर टू ए डाइवर्स पूल ऑफ क्रेडिट्स वेयर एज मोस्ट क्रेडिट लिंक नोट्स आर लिंक्ड टू ए सिंगल क्रेडिट। योर आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशंस क्योंकि इसको सिक्योरिटाइज्ड पूल ऑफ कमर्शियल लोन्स कहते हैं। बाकी जो होता है वो सिंगल होता है, जो क्रेडिट लिंक नोट्स होते हैं वो सिंगल क्रेडिट के लिए होते हैं। नेक्स्ट है इन अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप द रेफरेंस ऑब्लिगेशन कैन इंक्लूड डेट सिक्योरिटीज, लोन टू कॉर्पोरेट्स, लोन टू बैंक्स, लोन टू सोवरेन्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में ऑब्लिगेशन जो है वो डेट सिक्योरिटीज, लोन टू एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेशन, बैंक एंड सोवरेन्स। तो हियर आवर आंसर इज ऑल फोर, 1 to 4 ऑल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स इंक्लूड द फॉलोइंग एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, क्रेडिट इनहेंसमेंट या क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स इंक्लूड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, क्रेडिट इनहेंसमेंट, लिक्विड फैसिलिटीज, इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप, क्रेडिट डेरिवेटिव्स एंड ट्रांसफर पावर। तो यहाँ पे जो चारों हैं ये चारों ही सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर में इंक्लूड होंगे। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, 1 to 4 ऑल। Next question है the transaction in which the financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of loan assets is called take out financing, factoring, securitization या forfeiting। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी देखा कि जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है वहां पे कैश फ्लो जनरेट होता है फ्रॉम अ पूल ऑफ लोन एसेट्स। financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of assets। तो here our answer is option C, securitization। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट डेरिवेटिव? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। इनमें से कौन जो है वो क्रेडिट डेरिवेटिव्स है? तो फ्रेंड्स ये चारों के चारों जो है ये क्रेडिट डेरिवेटिव्स है। इनको एज अ क्रेडिट डेरिवेटिव क्रेडिट रिस्क हेज करने के लिए यूज किया जाता है। हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 1 to 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिक्योरिटाइजेशन द डैश ट्रांसफर द रिस्क टू, मतलब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में रिस्क कौन किसको ट्रांसफर करता है? ओरिजिनेटिंग बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल को करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल ओरिजिनेटिंग बैंक को करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वेस्टर्स को करता है या ओरिजिनेटिंग बैंक इन्वेस्टर्स को करती है। तो फ्रेंड देखिए बुक में दिया हुआ है कि ओरिजिनेटिंग बैंक ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क टू द इन्वेस्टर्स। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ओरिजिनेटिंग बैंक टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ अ बैंक विथ ओवर एक्सपोजर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल बी। पोर्टफोलियो रिस्क किसी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर होता है तो क्या होगा? ये मोर देन द सिस्टमैटिक रिस्क होगा या लेस देन द सिस्टमैटिक रिस्क होगा या मोर देन द इंट्रिंसिक रिस्क होगा या लेस देन द इंट्रिंसिक रिस्क होगा? तो फ्रेंड ये मोर देन द सिस्टमैटिक रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन इज कैरिड नॉर्मली थ्रू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द ओरिजिनेटिंग बैंक, द स्पेशल पर्पस व्हीकल और ऑल दी अबव। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन नॉर्मली यहाँ पे कैरी होता है। तो फ्रेंड्स सिक्योरिटाइजेशन में हमने पहले भी देखा कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू कैरी होता है। हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, द स्पेशल पर्पस व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेटिंग ऑफ 100 ए रेटेड अकाउंट्स इन अ बैंक हैज चेंज इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज एज अंडर। डबल ए में 2 गया, ए प्लस में 1, ए में 87, बी प्लस में 4
बी में 4 और डिफॉल्ट में 2। तो हाउ मेनी अकाउंट्स हैव फेस्ड रेटिंग माइग्रेशन एंड हाउ मेनी अकाउंट द रेटिंग माइग्रेशन इज एडवर्स। अब इसमें देखना है फ्रेंड्स कि कितने अकाउंट्स जो है वो ए रेटिंग से दूसरे रेटिंग में माइग्रेट हो रहे हैं। तो दूसरे रेटिंग में यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 3, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 2 13, यानी कि टोटल 13 अकाउंट जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। और कितने अकाउंट जो है वो एडवर्स हो रहे हैं, मतलब कि एक के बाद जो जितने रेटिंग में गए हैं वो कौन से हैं। तो ए प्लस और डबल ए तो फ्रेंड्स ये अपग्रेड हुए हैं, तो ये 2 और 1 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे बी, बी प्लस बी और डिफॉल्ट, यानी कि 4 4 8 और 2 10, यानी कि टोटल 13 अकाउंट एडवर्स रेटिंग माइग्रेशन में चले गए और उनमें से 10 अकाउंट जो है वो उनका रेटिंग एडवर्स कंडीशन में हुआ है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी 13 एंड 10। Next question है, when a bank retains or assumes a securitization exposure and in substance provides some degree of added protection to investor other parties, it is called credit enhancement, synthetic securitization, cleanup call या protection। तो friend, a credit enhancement is a contractual arrangement in which the bank retains or assume a securitization exposure and in substance provides some degree of added protection to the other parties to the transaction। तो ये क्रेडिट इनहेंसमेंट है, हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज कॉल्ड। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन, टोटल रिटर्न स्वैप, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या क्रेडिट लिंक नोट। तो फ्रेंड्स, किसी भी सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को हम लोग क्रेडिट लिंक नोट कहते हैं। Next question, an over-the-counter bilateral contract between two or more counterparties that provide for transfer of risk in a credit asset or credit portfolio without necessarily transferring the underlying asset from the books of the originator is called credit derivative, synthetic securitization, collateralized loan obligations या credit enhancement। तो फ्रेंड्स, ओवर द काउंटर जो है दो पार्टी के बीच में बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो रिस्क का ट्रांसफर है वो क्रेडिट एसेट या क्रेडिट पोर्टफोलियो के बिना ट्रांसफर किया जाएगा अंडरलाइंग एसेट में इन द फ्रॉम द बुक ऑफ द ओरिजिनेटर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग क्रेडिट डेरिवेटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट रिस्क? बेसिस रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इंट्रिंसिक रिस्क। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रेडिट रिस्क में है ये तीनों ही आता है, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और इंट्रिंसिक रिस्क। जो बेसिस रिस्क है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिस रिस्क। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा क्रेडिट रिस्क का जो ये चैप्टर है इसका मॉक टेस्ट यही खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।